आज सवालों में बुलडोजर एक्शन है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाल सवारी के दौरान थूकने के कथित मामले में मिली आरोपी को जमानत के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। जिस फरियादी ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई, उसी ने एक आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वो दो आरोपियों को जानता है। और बात के आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के जस्टिस अनिल वर्मा की कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। इससे पहले भी वो दो नाबालिग आरोपियों को जमानत दे चुके थे। अब सवाल यह है कि क्या आरोपियों पर जल्दबाजी में कार्रवाई की गई, क्या आनन फानन में उनके घरों को ढहाया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 17 जुलाई 2023 मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की सवारी निकली। अशरफ हुसैन के दो बच्चों पर सवारी में शामिल लोगों पर थूकने का आरोप लगा। पुलिस ने दो नाबालिग सहित 3 बच्चों पर 5 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। एक दिन बाद डीजे की धुन पर अशरफ का 3 मंजिला घर ढहा दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि सावन लोट की शिकायत पर उसने 18 साल के अदनान और 2 नाबालिगों पर एफआईआर की। अब सावन लोट का कहना है वो एक आरोपी को नहीं पहचानता, लेकिन 2 को जानता है और उनके खिलाफ गवाही देगा। उसको नहीं, उस लड़के को नहीं जानता ना मैं। कौन? वो जो जिसको मेरे को वहाँ पे वीडियो पे दिखाया, उसको नहीं जानता मैं। अच्छा, क्या दिखाया था उसमें आपको? वहाँ पे दिखाया था, मतलब वो जो डायरेक्ट जो जेल से और कोर्ट की ऑनलाइन वीडियो कॉल हुई थी, वहाँ पे वहाँ पहचानने के लिए दिखाया था कि ये है क्या, तो मैंने बोला ये है ही नहीं। तो मतलब मैं उसको साफ साफ जानता भी नहीं हूँ कि ये, क्योंकि उस बात को समय भी हो गया, तो मैं उसको पहचान नहीं पाया, तो मैंने मना कर दिया ये नहीं है। पर हाँ, आवेदन देने में खुद गया था वहाँ पे। अच्छा। नहीं, वो लड़का नहीं था ना, मैं बोल रहा हूँ ना, बाकी जो लड़के हैं जो है यहाँ पे आए हैं। हालांकि अदालत में दिए गए बयान में सावन ने पुलिस की थ्योरी, जांच और उसके बयान सब पर खुद सवाल उठाए थे जो इन दस्तावेजों में दर्ज हैं। मुख्य गवाह जो था सावन लोट, उसने घटना को देखने एफआईआर का लिखे हुए कंटेंट से टोटल ही इनकार कर दिया था कि मेरे सामने कोई घटना घटित नहीं। और कुछ लोग भीड़ थी और भीड़ में मेरे को ले जाके पुलिस में और नाम लिख के, पता लिख के और दस्तखत करवा कर मेरे से एफआईआर करवा ली गई है। इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम उसने टोटल घटना के संबंध में देखने और पूरा विचारण और एक्यूज को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में एक निपटा। फिर अगली पेशी पर एक और बंदा जो अजय खत्री करके आया, उसने भी घटनाक्रम के संबंध में जो चश्मदीद साक्षी था, जो अभियोजन की स्टोरी के हिसाब से था, उसने भी पूरा घटनाक्रम देखने से और उसने सारी चीज़ों को डिनाइल कर दिया। मुझे जो सीडी प्राप्त हुई है जो प्रोसिक्यूशन ने दिया, उसमें तो एक सिंगल पर्सन नज़र आ रहा है। उसको मैंने जो चला के देखा था, जो अभियोजन ने मुझे ट्रायल के दौरान चलने के दौरान दिया, उसमें एक ही पर्सन है, 2 तो नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस को स्वच्छता से और धार्मिक भावनाओं के मामलों में प्रिकॉशंस, कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सुलझ के लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराध दर्ज होते हैं, मकान का डेमोलाइज कर दिया उसका, आपने इसी अपराध को लेकर मकान गिरा दिया उसका, ये तरीका थोड़ा सा क्या गलत मैसेज जाता है। अब वो वर्तमान स्थिति में अगर होस्टाइल हो गया तो इसके लिए प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न उठता है कि इन्होंने जो एलिगेशन लगा के उसका मकान गिराया है, परेशान किया है, और होस्टाइल होने के बाद में स्थिति जो आ गई है कि इनोसेंट वाली स्थिति आ गई है बच्चों की। अशरफ का घर टूट गया, लेकिन अपनी बेटी की जमानत पर वो खुश हैं। मैं किसी से कुछ चाहता नहीं भैया, मेरा ये बस बेल हो गई बच्चों की, बस बरी हो जाना चाहिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बाकी जो कुछ हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं साहब, घर तो यूं भी टूटना था, आज नहीं कल टूटता। अतिक्रमण वैसे आने वाला है, चौड़ीकरण चलने वाला है, तो सबको मालूम साहब कि गलत तो हो ही, ये तो सभी को मालूम है, चल ही रही न्यूज़, सब दिख ही रहा है, सब चल ही रहा है। बस बच्चे आ गए सही सलामत घर, वो मालिक के कर्म से बरी भी हो जाएंगे। उज्जैन के खाराकुआं पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अदालती आदेश के बाद अब पुलिस वाले कुछ कहने से बच रहे हैं। इसमें जो है कि इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होकर चार्जशीट कोर्ट में लग गया है ना। इसमें हालांकि आईओ तो मैं नहीं हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन करता अधिकारी, उनने योजना पूर्ण करके चालान कोर्ट में पुटअप कर दिए हैं। हाँ, सवारी में ये थूकने का मैटर था। महाकाल सवारी निकल रही थी, मैंने छत के ऊपर से थूके थे। मेरे ट्रायल में है कोर्ट में अभी। अब मैं अभी कोर्ट के मामले में अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। शिकायतकर्ता ने उस वक्त आरोपी को पहचाना, फिर अदालत में मुकरा, फिर 2 को पहचान लिया। इसमें सच क्या है? सवाल यही है, लेकिन ये सच एक मलबे के ढेर पर खड़ा है। बुलडोजर का न्याय इसलिए गलत होता है, अदालती जिरह और फैसले के बगैर पुलिस प्रशासन ढोल गाजे बाजे के साथ आरोपी का घर ढहाने पहुंच गया,
फैसले के बाद हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे में कोई नहीं पूछ रहा कि पीड़ित परिवार की रोजी कैसे चलेगी, उनके आशियाने का क्या होगा। जिस मीडिया में उस वक्त ये खबर सुर्खियों में भी थी, वो भी चुप बैठी है। इंदौर से अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। यकीन है हमारे इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप मामले को समझ गए होंगे। अब उन सवालों को टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक वत्स बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग सर, शुरुआत करते हैं कि अहम सवाल से। कहा जा रहा है या माना जा रहा है कि शायद ये प्रशासन की जल्दबाजी है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखा जा रहा है इस मामले को? अमृत, कई सारी कहानियां आपको निशब्द छोड़ देती हैं और ये कहानी लगभग कुछ वैसी ही है। आलोक जी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं तो शायद खुलकर इस बारे में न कह पाएं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि जो बुलडोजर का न्याय है वो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। बीजेपी के भी कई नेताओं से अगर आप अनौपचारिक तौर पर बात करें, क्योंकि जैसे इस मामले में देखिए, अगर गवाह पलट गए यानी न्यायालय से अगर उनको जमानत मिली और न्यायालय ने प्रतिकूल टिप्पणियां की, बार बार एक आधार ये बनाया जाता है कि जो घर था वो अवैध था या उसका कोई हिस्सा अवैध था। तो सवाल ये उठता है कि किसी घटना के बाद ही वो अवैध या वैध क्यों प्रशासन के ध्यान में आता है, और अगर ऐसा हुआ है कि कोई अवैध निर्माण हुआ तो क्या उस वक्त जो अधिकारी जिम्मेदार थे क्या उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि रातों रात तो कोई बिल्डिंग बन नहीं जाती है। हमने देखा है कि चुनाव में प्रतीकों के तौर पर बुलडोजर का प्रयोग किया जाने लगा है। नेताओं का स्वागत होता है, खास करके सत्तारूढ़ से दल से जो जुड़े हैं उनको बुलडोजर पे चढ़ के मालाएं तक पहनाई गई हैं। तो ये जो अति क्रांतिकारी लोग बनते हैं, जो ये मानते हैं कि न्यायालय की परिधि के बाहर भी न्याय हो सकता है, क्या वो इस घटना के बाद, जैसा हम पूछ रहे हैं कि घर पहले तो ढहा दिया, क्या अब कोई बनाएगा? क्योंकि घर सिर्फ एक आशियाना नहीं होता, उसमें कई सपने पलते हैं और भी कई चीजें होती हैं, जिसका एक भाव पक्ष भी होता है और एक कानूनी पक्ष भी होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बुलडोजर के न्याय में इन दोनों को जमींदोज कर दिया जाता है। आलोक वत्स जी, बुलडोजर एक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे सर? किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या ये जल्दबाजी है? आपको क्या लगता है? देखिए अमृत जी, जितने अभी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और जो मैंने गैदर किए हैं अपने एंड से, उससे तो मुझे लगता है कि चूक हो गई है इस पूरे मामले में, और अति शीघ्रता में बुलडोजर चल गया वहां। अब अगर तीसरे आरोपी को भी जमानत मिल जाती है तो उसके बाद का हश्र क्या होगा? इनको तो मकान फिर दोबारा बना के देना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा पहले भी होता रहा है कि जब इस तरीके के एक्शन होते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज त्रुटिपूर्ण भी हो जाते हैं। आपको याद होगा संजय गांधी के पीरियड में नसबंदी का कार्यक्रम चला था, उस समय कुछ लोगों को टारगेट दे दिया गया था, तो बहुत से गैर शादीशुदा मर्द और औरत का भी हो गया था, को भी उन्होंने नसबंदी कर दी थी। जी ठीक है आलोक जी, वो कांग्रेस और उस दौर की बात थी। मौजूदा वक्त में जनता ने आपको वोट दिए हैं, तो सर आप अगर गलती मान रहे हैं तो क्या उम्मीद करें? हम कोई राम थोड़ी हैं, हम तो मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। अब बताइए कि जब उस आरोपी को दो आदमी को जमानत मिल गया है जी, तो इसका मतलब कि कोर्ट के नजर में ये बहुत सीरियस मामला नहीं है, और अगर सीरियस मामला नहीं है तो उसका घर ढहाने की क्या जरूरत थी? अगर मान लीजिए जैसा कि आपके एडिटर साहब अभी बोल रहे थे कि उसने कुछ त्रुटिपूर्ण निर्माण भी है, त्रुटिपूर्ण निर्माण में जो लोग दोषी थे उसको बनने देने में उन पर भी तो सजा होनी चाहिए इसी तरीके की। और ये आज ही क्यों पता लगा जब ये आदमी आरोपी साबित हुआ है? ये तो कितने वर्षों से रह रहा हो। तो ये सब चीजें थोड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। उसके लिए जी थोड़ा सोच समझ के कदम उठाने में ही ठीक है सर। आप मानते हैं कि जल्दबाजी हुई है, एक फैसला जल्दबाजी में लिया गया जो कि गलत है। एक और तस्वीर यहां पर नजर आई हमारी खास रिपोर्ट में, आपने देखी होगी, उस तस्वीर पर भी आएंगे। वो बड़ा खास मसला है सर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आनंद
तारण जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से स्पोक पर्सन है। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस मामले को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी से आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी है, वे मान रहे हैं कि गलती हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम तो जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर की संस्कृति लेके आए, पहले दिन से ही हमने इस बात का विरोध किया था कि ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था में कहां पर है ये सब चीजें। क्योंकि अगर किसी मकान को हम गिराते हैं, उस मकान में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग उसमें प्रभावित होते हैं। अगर कोई एक दोषी है तो एक दोषी के कारण अगर उसमें 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 200 लोग हैं, उनको क्यों तकलीफ दी जाए? तुरंत रहे ना प्रदेश में और देश में। तो हमारे निश्चित रूप से बहुत संगीन मामला है, बहुत गंभीर मामला है। और निश्चित रूप से अभी परसों की बात है, आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने एक इसी तरह की बुलडोजर संस्कृति की बात की थी। अब मोहन यादव जी तो खुद उज्जैन के हैं और उज्जैन की ये घटना है, निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है। मोहन यादव जी को इस मामले में जो उन्होंने निर्देश और आदेश जाहिर किए, उन्हें वापस लेने चाहिए। मैं तो ये जानता हूं, जो हमारा कानून है और हर तरीके की उसमें व्यवस्था है, तो कानून का क्यों नहीं उपयोग करते? क्यों किसी के मकान को गिराए? अगर किसी के मकान को हम गिरा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से देश की संपत्ति को गिरा रहे हैं, हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। भाई, आज कोई निर्माण होता है, उसमें कितने लोगों की मजदूरी लगती है, कितने लोगों की व्यवस्था रहती है, कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं, कितने लोगों को तकलीफ होती है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और निश्चित रूप से इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, जिन लोगों ने आदेश दिए उसे ढहाने के, उनसे इसके पैसे वसूल किए जाए और ये मकान उन्हें बना के दिया जाए और आगे से ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस तरह की कोई भी परिकल्पना ना इस प्रदेश में और देश में स्थापित की जाए। क्योंकि निश्चित रूप से ये दुखदायी पल होते हैं जब किसी का हम मकान गिराते हैं, तो निश्चित रूप से उस परिवार पर किस तरह से वज्रपात गिरता होगा, इस तरह से ये चीज होती। और हम सबकी, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को संवेदनशील होनी चाहिए और सरकार जनता के आंसू पहुंचने की, ना कि जनता को आंसू लाने की। निश्चित रूप से जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाली नस्लें तक याद करें। तो ये चीजें निश्चित रूप से। लेकिन आज जो मामला आया, अगर कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित किया या उन्होंने जमानत दे दी या उन पर कार्रवाई नहीं करने की बात थी और वो नाबालिग बताया, तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीरतम मामला है। और अगर ऐसा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सवारी निकल रही थी और उसमें अगर इस तरह की घटना हुई है, तो ये कहीं ना कहीं दंगा कराने की साजिश थी। अब ये साजिश किसकी थी, इस पर भी गंभीरता की बात आनी चाहिए। लेकिन जो मकान तोड़ा गया, जिन अधिकारियों ने उसमें आदेश दिए, निर्देश दिए और किनकी सह पे जो निर्देश दिए, उनसे इन सब चीजों की वसूली करनी चाहिए और उसे मकान बनाकर देने चाहिए। और साथ में अगर नाजायज मकान बनाए तो कौन लोग थे जिनकी रहते हुए ये मकान बन गया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर। आनंद जी, आपने जिन मसलों का जिक्र किया, आलोक जी, यहाँ पर आनंद जी ने एक मसले का जिक्र किया कहीं ना कहीं कि सियासी रोटी सेकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सर, सियासतदान जब बुलडोजर एक्शन का जिक्र करेंगे तो प्रशासन का भी आत्मबल तो कहीं ना कहीं बढ़ ही जाएगा ना सर, एक्शन तो लिए जाएंगे। तो इस मामले पर क्या कहेंगे आप? दूसरा एक अहम सवाल, हमने जो रिपोर्ट दिखाई आपने भी देखा होगा, यहां पर जमानत मिलने के बाद पीड़ित पक्ष जो है वो खुश नजर आ रहा है, घर टूटने का गम उतना नहीं है उनके चेहरे पर। ऐसी स्थिति क्यों है सर? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे केसों में जमानत मिलती है तो उसके और उसके परिवार के लिए, उसके इस मित्रों के लिए खुशी की बात है। तो अगर वो खुशी इजहार कर रहा है तो, और रही बात बुलडोजर से उसका घर ढाने पर वो क्यों नहीं चिंतित दिखाई दे रहा है, इसका तो यही मतलब है कि उसको मालूम है कि हमने पूरा गलत बनाया हुआ है, तो हम पकड़े गए, तो इसलिए वो चुप है। नहीं तो उसको तो काफी पीड़ा होनी चाहिए थी, शोर मचाना चाहिए था, सारी बातें कहनी चाहिए थी कि मेरी गाड़ी कमाई जिंदगी की मेरे परिवार की इस मकान में लगी हुई है। किससे शोर मचाएगा साहब, किससे शोर मचाएगा? इतनी ताकतवर सरकारों के सामने उनकी हैसियत क्या है? घर गिराने के बाद वो इस बात पे खुश है कि बेटे को जमानत मिल गई। आपने देखा कि कोर्ट ने कितनी प्रतिकूल टिप्पणी की है, उसके बाद अगर वो खुश हो रहा है तो बतौर सरकार आपको उसका संबल बनना चाहिए। वो भी इसी देश और इसी प्रदेश का नागरिक है। इतने हल्के में कि नहीं उसको पता था कि घर उसका गलत है और अतिक्रमण है, निर्माण है, तो सालों पहले तोड़ा जाना चाहिए था। इस तरह की टिप्पणी अपने देश में ही अपने नागरिकों को एलियनेट करती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए।
मैं आप मेरा अभिप्राय नहीं समझे। जब इन्होंने कहा कि उसका कोई रिएक्शन नहीं था, उस पर मैंने कहा कि रिएक्शन क्यों नहीं दिया उसने। मेरा घर टूटता जमानत के बाद, तो मेरा घर टूटता तो मैं निश्चित तौर से कम उदास तो नजर आता ही, कुछ न कुछ तो बयां करता ही। लेकिन वो सर वही तो मौन बात है कि इतनी ताकतवर सरकारें, उसके बेटे को 115 दिन, जो नाबालिग था अब बालिग हुआ, उसको जेल में रहना पड़ा। उसका एक बेटा जो नाबालिग था उसको भी जेल हुई थी और वहां से ट्रायल कोर्ट से उसको जमानत मिली। आपको लगता है कि जो लोग, आप भी कानूनी प्रक्रिया को बेहतर समझते हैं, इस तरह से कहां भटकेगा वो? मतलब आप समझिए कितनी ताकतवर सरकारें होती हैं जिस पर मतलब जिस पर अन्याय हुआ उसके बाद भी वो बोलने लायक नहीं रहता। ऐसे में तो व्यवस्था और शासन को उसका संबल बनना चाहिए कि नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि इसका संबल बनना चाहिए अगर सरकार से गलती हुई है, और अविलंब इसको दूसरा मकान उसी जगह पर बना के देने की कवायद भी शुरू करनी चाहिए। अगर सरकार से ये गलती हुई है तो सरकार को इसका पूरा भरण पोषण बगैर टाइम लगाए हुए कर देना चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है इस तरीके की आलोक जी, मैं चीजें बहुत जब बहुत जनता में शुक्रगुजार जाती हूँ। हैं। बहुत मैं आपकी एक बात के लिए तारीफ करना चाहूंगा, आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। 1 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे सरकार के सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता मिलते हैं जिनमें यह मादा होता है कि गलती को माने और सरकार से गुहार लगाएं कि पीड़ित पक्ष की मदद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर हम निश्चित श्री रूप से राम बधाई के के पात्र अनुयायी हैं हैं, आप। और हम तो श्री चाहते हैं कि राम आप नहीं आगे हैं। बढ़ के, क्योंकि आपके यहाँ का मामला है, उज्जैन का मामला है। और लेकिन आप आगे आलोक बढ़ जी, के सरकार उसका आपकी है तो राहत की उम्मीद भी आप ही से की जाएगी। बहरहाल अनुराग मैंने सर, कहा ना, आपने पॉलिटिकल करना स्टेटमेंट चाहिए। क्या है? आलोक जी को सुना आपने, आनंद जी को सुना, चाहिए। क्या लग रहा है अब सरकार से यहाँ ये गलती क्या हुई कुछ है। आगे उम्मीद की जा सकती है? और इन तस्वीरों को देखकर आपने वहां से जायजा भी लिया, आपने काफी करीब से इस मामले को देखा है, तो किस तरीके से समझे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का शहर है उज्जैन और उम्मीद राम करते के हैं कि जब अनुयायी कोर्ट हैं, ने इस तरह की हम राम प्रतिकूल नहीं हैं। टिप्पणी दी है, कोर्ट ने मामले को माना है, तो उस शख्स के साथ न्याय होगा। आलोक जी की बातों से मैं सहमत हूं कि खुद भी शासन प्रशासन को देखना चाहिए और उस शख्स के साथ न्याय होना चाहिए, इसकी उम्मीद है। ठीक है सर। आनंद तारण जी कुछ कह रहे हैं? हाँ नहीं, निश्चित रूप से मैं तो आलोक भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि उसमें उनमें इतनी विल पावर है, उन्होंने अपनी सत्ता के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सवाल उठाया। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं और उनका इतना मापदा इतना अच्छा है। मैं उनको उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। ऐसे ही लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में हो तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी काम करेंगे। और सरकार का जो, लेकिन साथ में एक बात और है, मोहन यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं, निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, क्योंकि वो उस दिन बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, हो सकता है दंगा हो जाता, तो उसमें कौन लोग शामिल थे उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त थे, या अगर वो कहते हैं कि ये गलत तरीके से बनाया गया है मकान, तो भाई उसमें किन के टाइम में बनाया गया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई अगर हम पीड़ित आदमी को परेशान करते तो उन पर भी करनी चाहिए। दूसरा, आलोक भाई ने एक बात और बोली थी कि जो पीड़ित है वो प्रसन्न था, उसने कुछ नहीं बोला। वो किस तरह से बोलेगा जब उसका बेटा, नाबालिग बेटे, उनके परिवार के लोग अकारण बंद हैं और उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी हिम्मत के, वो तो इसी में खुश होगा कि हमारे बेटे और हमारे परिवार के लोग टूट गए। अब उनकी हिम्मत कैसे होगी कि वो इस बारे में बोले? उन्हें ये नहीं पता कल क्या होगा, उन्हें ये भी पता कि मुख्यमंत्री हमारे शहर की, लेकिन ये जो आज व्यवस्था है, किस तरह से सांप्रदायिकता का उन्माद आज पूरे देश में फैलाया जा रहा है, किस तरह की बात है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात में पारंगत है, तो ये चीजें हैं वो किस मुंह से बोल सकता है? उसे तो ये इस बात से खुश है कि जो हमारे परिवार के लोग हैं वो हमें आ गए, घर पे आ गए, वापस आ गए, उसमें वो खुश है। मकान तो बहुत बात की बात है और निश्चित रूप से उनको तो ये उम्मीद भी नहीं होगी, अगर बन भी जाएगा तो वो तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानेंगे, लेकिन वो कभी उम्मीद इस तरह की कर नहीं सकते कि हमारा मकान दोबारा से बन जाए। जी, तो पूरे देश में बुलडोजर एक्शन की चर्चा है और इसके साथ साथ कहा यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी सत्ता का संरक्षण मिल जाता है। अनुराग सर, आप अगर कोई सवाल लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। मैं तो मतलब आज मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ अमृत, जब सत्तारूढ़ दल के एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों की गलती थी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल मैं दोनों प्रवक्ताओं से यही जानना चाहता हूं कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब हमने देखा है कि बुलडोजर का न्याय ठीक नहीं है।
इस देश में इंसाफ करने के लिए अदालतें हैं, तो क्या आप मांग करेंगे कि इस तरह के बुलडोजर के न्याय पर विराम लगे, चाहे वो फिर किसी की भी सत्ता हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो? नहीं, निश्चित रूप से हम तो कम से कम इस बात के हामी हैं कि बुलडोजर की क्रांति को बंद किया जाए, बुलडोजर की जो संस्कृति है उसको बंद किया जाए। इसमें सबसे पहला तो ये कि जो संपत्ति का नष्ट कर रहे हैं वो देश की संपत्ति, उसमें हमारे हजारों लाखों श्रमिकों की मजदूरी लगी है, कारीगरों का श्रम लगा है और फिर हमारे देश का पैसा भी लगा है, हम उसको किस तरह से नष्ट कर रहे हैं, ये बड़ी सोचनी बात। हमारे देश में बड़े से बड़े कानून है, हर तरह का कानून है, हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते? उसका उपयोग करें, उसका प्रयोग करें और अच्छे उसमें कठोरतम कार्रवाई हो, तो ऐसी कार्रवाई हो जिससे आने वाला कोई भी पीढ़ी उसके सबक ले। तो मगर ये जो मकान तोड़ने की परंपरा है ये निश्चित रूप से निंदनीय है, मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। और कभी भी हमारी सरकार अगर होगी और इस तरह की घटना कोई करता है तो निश्चित रूप से हम उसमें आगे आके खड़े होकर उसका विरोध करेंगे। आलोक जी। जी देखिए, मैं थोड़ा इस बात से असहमत हूं कि बुलडोजर कार्रवाई को पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस बात को मानेंगे कि इस देश में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बरसों से पनप रहे हैं, जिनको न पुलिस का खौफ है न कानून का खौफ है, वो बिल्कुल, और उनको सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त बहुत से लोगों को रहा है, तो वो बेलगाम है। ऐसे लोगों पर बुलडोजर ही कारगर होता है। इस टाइप का बुलडोजर के कहने का मतलब कड़ा एक्शन ही इनको कब्जे में लाता है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं बुलडोजर भेजने के पहले उसकी पूरी तहकीकात हो जानी चाहिए, पूरी छानबीन हो जानी चाहिए कि बुलडोजर सही जगह पर चलने जा रहा है या किसी निर्दोष के ऊपर ये बुलडोजर चलने जा रहा है, जहां बुलडोजर चलाने के बाद हमें खुद मुंह की खानी पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग योगी जी के मॉडल को दूसरे जगहों पर सोटू से डुप्लीकेट कर रहे हैं, लेकिन योगी जी ने अभी तक जहां तक चलाया है, किसी कोर्ट ने उन पर उंगली या टिप्पणी नहीं की है कि गलत चलाया है। ये लोग जो उनको रिप्लिकेट कर रहे हैं या डुप्लीकेट कर रहे हैं, इनसे मेरा अनुरोध होगा कि पहले अपना होमवर्क सही करा लें, फिर बुलडोजर निकालें जहां ले जाना है। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि आप आवाज उठाएंगे और जल्दबाजी में लिए गए ये फैसले कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं यहाँ, और आने वाले वक्त में अब इन मामलों को लेकर क्या गंभीरता दिखाई जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनुराग द्वारी हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स जी बीजेपी से और आनंद तारण जी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। पर कहीं ना कहीं हमारे देश में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो हमें और आपको चौंका देते हैं। हमारे देश में अदालतें हैं, अदालतों का दरवाजा भी खुला हुआ है, तो जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत लीजिए साहब जिससे किसी का आशियाना, किसी का घर तोड़ दीजिए। बड़ी तकलीफ होती है। इन मामलों पर गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है।